ये क्लास हमारी हिंदी पेडागोजी की है और इसके पहले जो क्लास थी वो हिंदी ग्रामर जो था, जो आपका 28 दिसंबर 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम जो कराया गया था, उसका हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन था वो 15 क्वेश्चन हम पैसेज के थ्रू कवर किए थे। और ये जो 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं ये हिंदी पेडागोजी के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा 16वें क्वेश्चन के रूप में है, दिया कि संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता यानी कि CALP किससे संबंधित है। तो ये आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। ऑप्शन ए दिया है कि विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, बी आपका दिया है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, और सी आपका दिया कि वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, डी आपका है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें देखिए जो ए वाला आपका है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और कैसे राइट हो जाएगा? विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम जो है ये संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता से संबंधित है। 17वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कह दूं कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मैं एफर्ट डालता हूं इस क्लास को बनाने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को देखने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास के लास्ट तक सब बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग क्लास देख रहे हैं वो प्लीज़ क्लास को पूरा देखे जाएँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए मस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है और वो आपको चाहिए। तो दिया कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ए है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, और सी है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, डी है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो इसमें देखिए ध्यान से आप देखिए किसको, आप जो ऑप्शन दिया है ए वाला ऑप्शन अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की। दिया कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। ए आपका दिया है कि श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, बी आपका है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, और सी आपका दिया है कि श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, डी आपका दिया है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो क्या सही हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन जो है वो आपका ए है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों यानी कि अजय और आभा, कौन दो विद्यार्थी? अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण, श्रवण एवं वाचन, श्रवण एवं पठन, केवल वाचन। तो जो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा वो श्रवण और वाचन, सुन रही है और बोल रही है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रख रही है, ठीक है। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, जो हमारे स्क्रीन पर दिया है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है, ठीक है। और एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 30 रुपये है। क्या है? 30 है, यहाँ रुपया नहीं दिया है, 30 है, मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? ए आपका दिया है कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न में रखना चाहिए, परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। बी आपका दिया है कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। सी आपका दिया है प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा, और डी आपका है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न होगा। तो क्या सही है? इनमें से देखिए ध्यान से बी वाला ऑप्शन को, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। क्या हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। 21वें नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया है कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। ए आपका दिया है कि भाषा के साथ कार्य करते हैं। बी आपका दिया है कि चेहरे की भाव, ये देखिए चेहरे की भाव भंगिमाएँ सीखते हैं। ये देखिए भंगिमाएँ हैं, क्या है? भंगिमाएँ सीखते हैं। और सी आपका दिया है कि भाषा नहीं सीखते हैं। डी आपका है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते। तो देखिए 21वें नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं हम। जो बोर्ड तरफ से दिया गया है भाषा के साथ कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मौन अवस्थी में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ समाप्त हुआ। 22वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दिए कि ELL यानी कि वे विद्यार्थी जो दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा, देखिए ये दृश्यात्मक यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ दृश्यात्मक दृश्यात्मक होगा। क्या हो जाएगा? वे विद्यार्थी
समझिएगा, वे विद्यार्थी, अब विद्यार्थी कैसे विद्यार्थी डैश शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो कैसे, वो दृश्यात्मक तो है, दृश्यात्मक विद्यार्थी हैं। क्या है? दृश्यात्मक। श्रव्यात्मक तो श्रव्य का माध्यम का मजा लेंगे, और गत्यात्मक गत्य का मजा लेंगे, यानी कि लाभ लेंगे। तो दृश्यात्मक जो यहाँ पे ये जो दृश्यात्मक है यहाँ पे फेल हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। तो ए आपका है आगमनात्मक रूप से, बी आपका है निगमनात्मक रूप से, और सी आपका है बिना किसी व्याख्या के, और डी आपका है बनावटी रूप से। तो क्या आपका सही हो जाएगा? निगमनात्मक रूप से। क्या हो जाएगा? निगमनात्मक रूप से। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का। हरिंदर अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। क्या है? जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैशबोर्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरिंदर किस कौशल का आकलन कर रहा है? पठन का, श्रवण का, वाचन का, दृश्य रूपकता का। तो किसका कर रहा है? ये कर रहा है श्रवण का। किसका कर रहा है? श्रवण का। ध्यान देखिए कि विद्यार्थी को कुछ फ्लैशबोर्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए, वो एक वाक्य बोलता है। जब वाक्य बोल दिया और वो कह रहा है उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थियों को फ्लैशबोर्ड पर बने चित्र से मिलान करना है, तो उस सुनने का ही तो काम कर रहा है ना। तो जब सुनने का काम करेगा तो उसको क्या कहते हैं? श्रवण का। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होता है, बताए, और वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? श्रवण, पठन, शब्द भंडारण, व्याकरण। तो क्या हो जाएगा? शब्द भंडारण। शब्द भंडार। क्या हो जाएगा? शब्द भंडार। देखिए क्वेश्चन बहुत दम वाला नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को देखिए तो अपने अंदर भी एक जुनून पैदा करिए कि उसको कैसे किया जाए। बहुत ज़्यादा किसी पे आश्रित नहीं रहना कि हर जगह आप सारे चैनलों पे जाके सारे बुक्स के माध्यम से पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आप देख के कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी अपने अंदर ट्राई करिए कि वो स्किल्स डेवलप करिए आप, कि उस क्वेश्चन को देखने के बाद कर सकें। जैसे पिछले क्वेश्चन दोनों जो थे बहुत आसान थे, सुनने और शब्द भंडार के थे। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? ए आपका दिया है कि वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बी आपका है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, और सी आपका है थार्डनाइक का अधिगम सिद्धांत, डी आपका है स्किनर का संक्रियात्मक सिद्धांत अनुकूलन। तो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिए, वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये निर्देशित पठन की मनोविज्ञान उत्पत्ति से संबंधित है। बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनि को पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? यानी कि द्रव्यात्मक, ठीक है, देखिए ध्वन्य है। क्या है? ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, और बी आपका है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, और सी आपका है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, और डी आपका है व्याकरण ये जागरूकता है। ठीक है, आगरूकता नहीं, जागरूकता है। देखिए कभी कभी होता है क्या ना कि किसी भी वर्ड को पढ़ने में हम सबको कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है कि हम सब इंसान हैं तो एक प्रक्रिया सबके मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप उसको आराम से पढ़िए, उसको तोड़ के पढ़िए। जैसे मैंने इसको देखिए यहाँ तक, यानी कि ध्वन्य मैंने तोड़ लिया और फिर ध्वन्य आत्मक, तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो ध्वन्यात्मक अपना बना लिया। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, हर शब्द को आप भी कहीं फंस सकते हो तो उसको तोड़ के पढ़ने का प्रयास करिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका देखिए यही आपका सही आंसर भी है, ध्वन्यात्मक जागरूकता। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की, जो हमारे स्क्रीन पे दिया है कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? ए आपका दिया है सरकारी तौर पर पठन, बी दिया है बारीकी से पठन, और सी आपका दिया है मौन पठन, और डी आपका दिया है कि ऊंचे स्वर में यानी कि सस्वर पठन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो आ जाएगा ऊंचे स्वर में पठन। क्या हो जाएगा? ऊंचे स्वर में पठन। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखानी क्यों जरूरी है? ये आपका दिया है कि जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें,
बी आपका दिया है कि जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें, और सी आपका दिया है कि जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सकें, और डी आपका दिया है कि जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। तो इन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद जो ए वाला ऑप्शन है इसको हम ध्यान देंगे। दिया कि जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, और ये राइट आंसर आपका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो हमारे इस क्लास का और 28 दिसंबर का हिंदी का और हिंदी पेडागॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो तीसरे क्वेश्चन के रूप में है, दिया कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा आपके अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। ए आपका है आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पकाना है। बी आपका है कि आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। सी आपका है शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, और डी आपका है एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत या मदद देंगे। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए हमारा जो इसमें जो ऑप्शन है ये कथन है, ठीक है। क्या है? ये कथन है। तो कथन के थ्रू हमें ये ऑप्शन जो चूज़ करना था, तो थोड़ी सी एडिटिंग में दिक्कत हुई है, तो मैं कथन बता दूँ कौन कौन सही होंगे, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्या है? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है। क्या है? बी सही है, और फिर आपका डी सही है। यानी कि जो सी है ये आपका नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ए, बी एंड डी ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप उनको टिक करेंगे। तो इस तरह जो ये आपकी क्लास है यहाँ समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये हिंदी पेडागॉजी के कुछ अच्छे थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे। तो मुझे नहीं लगता है ये क्लास आपको किसी तौर पे भी बोरिंग रही होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, और कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और इसी उम्मीद से विदा लेते हैं आपसे कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई एकदम सुचारू रूप से करते होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।